द टाइप्स, हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया था ना इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, हमने कुछ ओरिएंटेशन किया था ना ओरिएंटेशन। मैम उसका कुछ भी सुनाई नहीं दिया था मैम, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। एक बार बस आप आज जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन होता क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या है, ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम बेसिक्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। सो हम लोगों को पता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है जहां पर ट्रांजेक्शन जो है वो आउटसाइड द होम कंट्री होगा, है ना। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को, जब अपने प्रोडक्ट में मतलब गुड्स या सर्विसेज को, जब आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आउटसाइड द कंट्री होता है, सो दैट इज अ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के लिए या तो एक्सपोर्ट करते हैं यहां से, या फिर आप वहां पर ऑफिसेज अपने एस्टैब्लिश करते हैं, हेडक्वार्टर को अपने होम कंट्री में रखते हैं, और सब्सिडियरी ऑफिसेस आप इंटरनेशनल कंट्रीज में स्टैब्लिश करते हैं ताकि वहां के मार्केट को भी कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन क्या हम जो कंज्यूमर्स, जो इंडियन कंज्यूमर्स के साथ जैसे हम डील करते हैं, क्या सेम सिमिलैरिटी हमारे फॉरेन कंज्यूमर्स के साथ भी सेम चीजें हैं? क्या फॉरेन कंज्यूमर्स का डिमांड जो इंडियन कंज्यूमर्स का है वो सेम है? No, it's vary, because if we are talking about the culture, if we are talking about the weather, if we are talking about the education, and if we are talking about the economy, that is very much different of India and other countries, ठीक है। अगर मैं इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करूं तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यूएस की बात करूं वो डेवलप्ड कंट्री है। इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, अगर मैं बात करूं यूएस की तो वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है। सो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर, कंज्यूमर बिहेवियर, देयर एजुकेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, पर कैपिटा इनकम, द अदर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जब इतने चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के डिमांड प्रायोरिटी में भी चेंजेस होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, आपका क्या तरीका होगा इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज होने का? तो इसी के लिए हमें पढ़ना है EPRG फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो है, खासकर अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो इसका जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट था ये पड़ा है आफ्टर लिबरलाइजेशन, privatization and globalization which came in 1991 by called as a new economic policy। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 में आया तो उसके बाद आपका जो LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दिस इज अ ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज बेसिकली इनहांसिंग द इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। सो इंटरनेशनल बिजनेस के जो EPRG फ्रेमवर्क है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल बिजनेस ओरिएंटेशन या व्हाट इज द EPRG फ्रेमवर्क, तो आंसर सेम होगा। तो जो EPRG है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, व्हाट इज बेसिकली EPRG? मुस्कान, इन्फॉर्म एवरी स्टूडेंट दैट क्लास इज स्टार्टेड। EPRG जो EPRG फ्रेमवर्क है, E का मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, P का मतलब होता है पॉलीसेंट्रिक, R का मतलब होता है रीजियोसेंट्रिक एंड G का मतलब होता है जियोसेंट्रिक, ठीक है। तो नाम सबको पता लग गया व्हाट इज EPRG? नाम पता लगा सबको? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, आखिर ये टर्म्स हैं क्या। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन में ऑब्वियस बात है कि दूसरे कंट्री के साथ डील करना, जितना बोलना आसान है उतना ही करना उस ट्रांजैक्शन को मुश्किल है, राइट। रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके प्रोडक्ट के डैमेजेस होने के चांसेस हैं, आपके प्रोडक्ट की कैंसिलेशन होने के चांसेस हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इतने जगह पे टैक्सेस भरते हैं हम। तो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज इफ वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल बिजनेस, व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल कंट्री, ठीक है। सो EPRG फ्रेमवर्क जो है ये assumption based
थ्योरीज हैं, एजम्पशन बेस्ड ये सारे थ्योरीज हैं। और ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है ईपीआरजी में, तो सबसे पहले जो एथनोसेंट्रिक है, मैं समझा देती हूँ, जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है या एथनोसेंट्रिक जो फ्रेमवर्क बोलता है कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर अपने होम कंट्री में बनाते हैं, जो भी वही सेम टू सेम आप वो प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भी सेल कीजिए विदाउट चेंजिंग इन द क्वालिटी, विदाउट चेंजिंग इन द ingredients of the product. If it is a eatable item, अगर वो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हल्दीराम है, they are basically making भुजिया and multiple packaged items, right? तो जो भी वो इंडिया में बना के सेल करते हैं वही सेम टू सेम वो इंडिया से बाहर भी दूसरे कंट्री जैसे यूएस में, कनाडा में सेल करते हैं, वो सेम टू सेम वही पैकेज्ड भुजिया, right? The price will be vary because of the currency is different. If we are talking about the Canada, there is a Canadian dollar, वहां कैनेडियन डॉलर चलता है। आपके यूएस में जो डॉलर है वो चलता है। यूरोप की बात करें तो वहां यूरो चलता है। अगर हम बात करें आपके जापान की, वहां येन चलता है। सो तो करेंसीज जो है अलग अलग कंट्रीज की डिफर करती है। इकोनॉमिकली आप जब कोई भी चीज इंटरनेशनली जब ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाता है, तो प्राइस कैन बी वेरी but the product quality and product type is not going to be changed. तो इसको कहते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच। जब आप ये मानते हैं कि जब इंडिया में ये प्रोडक्ट का डिमांड इतना हाई है, ये प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया से बाहर आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वो इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये थिंकिंग और ये एजम्पशन के साथ आप जब इथनोसेंट्रिक अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पर जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, वो होगा होम कंट्री बेस्ड, यानी जैसा होम कंट्री में जो चीजें बनाएंगे वही सेम टू सेम इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करेंगे। आई बात समझ में? इथनोसेंट्रिक अप्रोच, इथनोसेंट्रिक समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, तो एथनोसेंट्रिक में लिख लीजिए फर्स्ट जो है एथनोसेंट्रिक, द मैनेजमेंट बिलीव्स, ये टॉपिक हुआ है क्लास में पहले? नो मैम। ठीक है, नो मैम। द मैनेजमेंट बिलीव्स that marketing practices, the management believes that marketing practices followed in the home country will succeed. Practices followed in the home country will succeed in the foreign market. ठीक है, तो इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने होम कंट्री में जो सामान बेचते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वही सेम टू सेम अप्रोच आपको यूज करना है इंटरनेशनल मार्केट में भी। कोई भी नया चेंजेस नहीं लाना, कोई भी चीज को अडॉप्शन नहीं करना, नई चीजों को। बस आप क्या करते हैं, नए कंट्री, आपके सामने जो कंट्री है जिसको आपको डील करना, यूएस है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप उनके हिसाब से कोई भी चीज अडेप्ट नहीं करते हैं। सो नो अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च सच टाइप ऑफ बिजनेस इनटू अनदर कंट्री। जब आप दूसरे कंट्री में डील कर रहे हैं तो आपको कोई अडेप्टेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप इथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने आपको हल्दीराम का बताया, हल्दीराम भी इथनोसेंट्रिक अप्रोच ही यूज करती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पर माना जाता है कि जो फॉरेन मार्केट है ना, फॉरेन मार्केट इज एक्सटेंडेड हैंड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। यानी जो डोमेस्टिक मार्केट आपकी है उसका एक एक्सटेंडेड ये तरीका है, एक्सपेंशन का तरीका है कि आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सक्सेस, बट बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन द assumption कि यहाँ चल रहा है तो वहां भी चलेगा ही कंपनी। ठीक है, इस टाइप के जो फर्म्स होते हैं, इन दिस काइंड ऑफ फर्म जो होंगे, जितने भी फॉरेन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है,
प्लानिंग वगैरह जो भी है वो सब होम के बेसिस पर होगा, मतलब होम बेस्ड मतलब अपने कंट्री के बेसिस पर आप करोगे। हमारे लिए हमारी होम कंट्री इंडिया है, तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है। देयर इज लिटिल मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट माइनर, या तो आपने कभी चेंज कर दिया, या फिर नो डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रमोशनल मेजर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्राइस या प्रमोशनल मेजर्स मतलब जो भी चीजें आप करोगे उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि करेंसी में डिफरेंस है, तो करेंसी के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू पुट द प्राइस, राइट। और ये इस टाइप के जो आपके इथनोसेंट्रिक अप्रोच होगा, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगी यानी जो कंपनी है इज टोटली इंक्लाइंड over hiring top executive from home country because their notion is that domestic nations have more supremacy over driving the business। ये जो इस टाइप के जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, जो इथनोसेंट्रिक अप्रोच पे है, वो कोई भी आउटसाइड से आपके एम्प्लॉइज को हायर नहीं करने वाली है। दूसरे कंट्री में अगर कनाडा में आप डील करो तो कैनेडियन को वहां पर हायर नहीं करेगी, किसी भी फॉरेन कंट्री के पर्सन को एग्जीक्यूटिव्स को हायर नहीं करेगी, वो यहीं के मतलब होम कंट्री में ही टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लोगों को हायर करेगी और यहीं से ट्राई भी करेगी उस पर्टिकुलर कंट्रीज को कंट्रोल करने की, उस कंट्री तक प्रोडक्ट पहुंचाने की। जो भी चीजें होंगी सब होम कंट्री बेस्ड होगा। इवन एम्प्लॉइज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होंगे, लोग जो वहां के बिजनेस को देख रहे हैं, वो भी इंडिया के ही होंगे, वो आउटसाइड से दे आर नॉट गोइंग टू बेसिकली गिव द, दे आर नॉट गोइंग टू हायर द पीपल। क्लियर हो गई बात, समझ में आया दिस इथनोसेंट्रिक अप्रोच? Ethnocentric approach is clear? Okay, turn on your camera everyone. Everyone turn on your camera. अभी तो मॉर्निंग की क्लास है, तो अभी तो इंटरनेट का भी वो। नेक्स्ट अप्रोच जो है दैट इज पॉली। अब इसके एडवांटेजेस लिखना चाहते हो, इथनोसेंट्रिक के एडवांटेजेस वगैरह लिख लो। बेटर कोऑर्डिनेशन, बस इसको एक छोटा छोटा मैं कीवर्ड्स लिखा दे रही हूँ एडवांटेजेस में। बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोई आप इंडिया के बाहर के ना कोई एम्प्लॉइज है ना कोई है, आपका जो कंट्रोलिंग है सब सेंट्रली कंट्रोल हो रहा है आपके होम कंट्री से, तो सेंट्रली कंट्रोल्ड है। डिसीजन जो है वो आप क्विकली ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है आपका होम और होस्ट कंट्री का सब कुछ कंट्रोल्ड हो रहा है सेंट्रली, ठीक है। तो कंट्रोल, बेटर डिसीजन, बेटर कोऑर्डिनेशन कैन बी पॉसिबल। समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो है सेव्स कॉस्ट, सेव्स कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट ना दो तरीके से सेव होगा इसमें। कैसे? पहली चीज कि आप प्रोडक्ट में कोई चेंजेस तो लेकर आ नहीं रहे हो, है ना, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। प्रोडक्ट चेंज जब हम करते हैं ना तो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, आ रही बात समझ में? तो रिसर्च का एक्सेसिव कॉस्ट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो, और साथ साथ में न्यू प्रोडक्ट के साथ जो चैलेंज है वो, ये सारी चीजें आपकी इथनोसेंट्रिक में नहीं है, है ना। और ऊपर से मैनेजमेंट जो है, जो आपका कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो हायर जिसको भी कर रहा है, जो हायर लेवल पे मैनेजर्स वगैरह को जिसको भी हायर कर रहा है, वो सारे के सारे होम कंट्री के हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो होम कंट्री के हिसाब से होगी। सही बात है, होम कंट्री के बेसिस पर होगी। जब आप इंडिया के बाहर यूएस से डील कर रहे हो तो यूएस के अगर एम्प्लॉइज को हायर करोगे तो यूएस की इकोनॉमी के हिसाब से आपको उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। सही बात है या नहीं? सही बात है। The person who is residing in US, he or she is not able to take the salary whatever is provided in India. That is the truth. तो यहाँ पर आपका कॉस्ट जो है वो क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स है आप उन्हीं को जॉब देते हो, उन्हीं को अगर भेजना है दूसरे कंट्री में तो उसी को भेजते हो। दूसरे कंट्री के लोगों को, फॉरेनर को हायर आप नहीं करते हो, यानी यूएस में यूएस के लोगों को आप हायर नहीं करते हो, इंडियन लोगों को ही हायर करते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? और एक और है कि पेरेंट कंपनी जो है उसका बेटर वॉच रहता है एक ऑपरेशन वगैरह पे, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेंट्रली कंट्रोल्ड है।
तो एक सुपरविजन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि सेंट्रली ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। अब सब्सिडियरी कंपनी, आप सब्सिडियरी ऑफिसेस बैठा दिया आपने, ठीक है, और सब्सिडियरी ऑफिस के थ्रू आप हेडक्वार्टर से उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो वो एक बेटर कंट्रोल है। आपने या तो फिर कोई ऑफिस नहीं है, आप यहीं से कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी एक कंट्रोल हो सकता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से बेटर सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल कैन बी पॉसिबल बिकॉज पेरेंट कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड ऑल दूस strategies and marketing activities whatever is going on in the international market. Clear? यस मैम। समझ में आया? डिसएडवांटेज क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप ये चीज मानिए कि जो इंडिया के कंज्यूमर को जो पसंद है जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन में लोगों को भी पसंद हो। अगर हम कल्चर का भी एग्जांपल है, कल्चर डिफरेंस कितना ज्यादा है पता है ना आपको। इंडिया में वी आर रूटेड टुवर्ड डाइवर्सिटी एंड कल्चर, हमारे पास बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है। आप देखिए बिहार में ही लगभग 500 से 600 तो मतलब 500 से 600 नहीं 50-60 तो लैंग्वेज होंगे ही होंगे, है कि नहीं, डायलेक्ट्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 24 है। लोगों का रहन सहन आप देखिए इंडिया में बिल्कुल ही अलग है इंटरनेशनल कंट्री के लोगों से। अगर हम अपने फूड हैबिट्स की बात करें तो फॉर अस स्टेपल फूड इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन लोगों के लिए ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? So eating habit is very much different from the if we are talking about India and the other countries. तो इस टाइप का अप्रोच के साथ आप लॉन्ग टाइम तक तो बिजनेस में नहीं टिक सकते हो इंटरनेशनल मार्केट के कॉन्सेप्ट में। सही बात है? सही बात है ना? यस मैम। राइट? तो शॉर्ट साइटेडनेस है, और बस एक यही है शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट वन इज अब तुम लोग को एक एग्जाम्पल देती हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है? आज ना अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल, निसान कार के बारे में कितने लोगों ने सुना है? निसान कार मॉडल जो है उसके बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू? आई गेस एवरीवन, ट्रू? सही बात है। तो निशान जो कार है उसने एक्सपोर्ट, जो निशान अर्लियस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जापान। निशान जो कार था ना वो पहले एक्सपोर्ट किया जाता था जापान से, ठीक है? एंड वो ऑटोमोबाइल्स जो डिजाइन किया जाता था वो माइल्ड जापानीज विंटर के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड वहां तो ऐसी भी कम आती है, तो माइल्ड विंटर के हिसाब से उन्होंने कार को डिजाइन कर दिया। अब वही कार को जब यूएसए ले जाया गया, ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ये जो निशान जो कार था ये आपका ये जापान से एक्सपोर्ट होता था, जापान बेस्ड कंपनी है, जापान से एक्सपोर्ट होता था, और कहाँ जाता था ये जाता था यूएस में। अब जापान में माइल्ड विंटर के हिसाब से इस कार को डिजाइन किया गया, और इसी कार को सेम टू सेम कोई चेंजेस बिना किए हुए यही सेम कार के मॉडल को यूएसए में भेज दिया गया। अब यहाँ पर डिफिकल्टी क्या आई तो बता दूं कि यूएस में बहुत ठंड पड़ती है, आपके माइनस में जाती है डिग्री, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में एक्सट्रीम विंटर में इस कार को स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस कार के मॉडल को आपने माइल्ड विंटर के हिसाब से डिजाइन किया, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में देयर वर लोकेशन इन द नॉर्दर्न जापान, मतलब नॉर्दर्न जो एरिया है जापान का, वहां पर कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा ठंड होती है। बट जो कार ओनर्स जो थे ना उन्होंने मतलब ये चीज सोचा कि जो कार है अगर उसको हम कवर कर देंगे तो वो काम चल जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हुई। और जापान जो है, जापान की जो मॉडल वाली जो कार, जापान की जो कार का मॉडल था जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उससे प्रॉब्लम शुरू हो गई यूएस के मार्केट में। लेटर ऑन ये प्रॉब्लम को देखते हुए जापान ने दोबारा से, मतलब जापान में निशान जो कार है, दे स्टार्टेड डिजाइनिंग द कार अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूएस एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर of that particular country. Then they started selling those car again. समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ? क्लियर हुआ सबको? तो मैम प्रोडक्ट में तो बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा होगा ना?
हाँ, फिर उसको उनको क्या बताया मैंने कि कार स्टार्ट ही नहीं होता था क्योंकि उसमें इतनी बर्फ जम जाती थी ऊपर में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब आप एक चीज समझो कि जो इंजन था वो इतना स्ट्रांगली नहीं बनाया गया था जो एक्सट्रीम ठंड में चल सके, तो उसके इंजन को बदला गया, बाद में इंजन वगैरह को चेंज किया गया। देखिए कार के ऊपर बर्फ आ रही है वो तो नॉर्मल चीज है, उसको तो आप रिमूव या हटा ही सकते हो, दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो कार का मॉडल में आप कार के मॉडल की चेंज की इन्होंने बात नहीं की, कार के इंजन में इन्होंने चेंज किया क्योंकि कार स्टार्ट नहीं होता था एक्सट्रीम ठंड में। तो फिर बाद में चेंजेस किया गया और उसके बाद उसको सेल करना शुरू किया गया वापस से यूएस मार्केट में, जो चेंज्ड मॉडल था उसको। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। अच्छा, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या है तो वो मैं बताती हूँ कि जो आपका पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन से जस्ट ऑपोजिट आपका माइंडसेट है। यानी कि इथनोसेंट्रिक में हम समझते थे कि हमारा कंट्री सुपीरियर है, जो हमारे कंट्री में सेल हो रहा वही सेम टू सेम हम दूसरे कंट्री में भी सेल करेंगे, सेल हो जाएगा। दिस वाज द थिंग व्हिच इज बेसिकली इथनोसेंट्रिक कंट्रीज, इथनोसेंट्रिक बेस्ड कंट्रीज कंपनी आर थिंकिंग। यहां पर जस्ट ऑपोजिट माइंडसेट है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा बिलीव करते हैं, मैनेजर ऐसा बिलीव करते हैं कंपनी के कि सारे मार्केट अलग अलग होते हैं, सारे मार्केट डिफरेंट हैं इन नेचर एंड सब मार्केट के नीड्स अलग अलग हैं। यानी कि हर कंज्यूमर्स के, हर एक कनाडा के मार्केट का बिल्कुल अलग होगा एटमॉस्फेयर, यूएस का बिल्कुल अलग है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है बिल्कुल अलग हो, राइट। तो ये मैनेजर्स ऐसा मानते हैं कि हर मार्केट अलग है, हर मार्केट का नीड अलग है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे प्रॉपरली प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं जो सूटेबल हो दूसरे कंट्री के लिए। आ रही बात समझ में? सो दे आर टोटली बेस्ड ऑन द अडेप्टेशन वाला थिंग, अडेप्ट करते हैं ये चीजों को, है ना। और ये मार्केटिंग हो, ऑपरेशनल प्लान हो, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज मार्केट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। और इनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी होस्ट कंट्री के होते हैं। होस्ट कंट्री मतलब जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, होम कंट्री मतलब जहां से बिजनेस कर रहे हो, राइट। तो होम कंट्री इंडिया, होस्ट कंट्री यूएस मान लीजिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स और जो आपके एम्प्लॉइज होंगे वो वहां पर वहीं के कंट्री के एम्प्लॉइज को आप हायर करते हो, वहीं के कंट्रीज के कैंडिडेट्स को आप हायर करते हो, इंटरनेशनल हायरिंग चलती है। और साथ साथ में यही जो आपके इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली जो आप चीजों को चला रहे हो, बिजनेस को चला रहे हो, तो आपके इंटरनेशनल कंट्री में जो आपके ऑफिसेस हैं और जहां पर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं। तो ये सेंट्रली कंट्रोल्ड वाला सिचुएशन नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव्स जो है होस्ट कंट्री के वो खुद से डिसीजन लेते हैं बिजनेस के लिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये पॉलीसेंट्रिक जस्ट ऑपोजिट है आपका इथनोसेंट्रिक का। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके। अब इसका एडवांटेज क्या है पॉलीसेंट्रिक का? तो यहाँ पर लोअर कॉस्ट के टर्म में बोला जा रहा है। तो लोअर कॉस्ट के टर्म में अगर बोला जाए तो आपको स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज की जरूरत तब पड़ती थी जब हम दूसरे कंट्री में अपने कंट्री के जैसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते थे, तो स्पेशलाइज की जरूरत पड़ती थी। और आप सेंट्रली कंट्रोल करते थे तो स्पेशलाइज एंड वैसे लोगों को आप माइग्रेट मतलब बोल सकते हैं ना कि आप माइग्रेट कर देते थे एक कंट्री से, मतलब अपने होम कंट्री से होस्ट कंट्री में, कि जाओ वहां का बिजनेस संभालो या देखो या लोगों मतलब वो वाली बात है, सुपरवाइज करो। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन का क्या एडवांटेज है कि लोअर मैन पावर होगा, ठीक है, लोअर मैन पावर कॉस्ट, एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड ऑफिशियल्स फ्रॉम द होम कंट्री टू रन द ऑपरेशन। सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड द स्पेशलाइज्ड पीपल। और लोकल ऑफिशियल्स जो होंगे वो ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि लोकल मार्केट के बारे में लोकल पीपल को ज्यादा नॉलेज होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। सही बात है? सही बात है ना। एक गांव में, एक गांव है मान लीजिए कोई भी XYZ, उस गांव में
लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा ना उस पर्टिकुलर विलेज का कंपैरेटिवली टू अस। सही बात है, क्योंकि वो पर्सन वहां स्टे कर रहा है, रह रहा है, वहां उसकी अपब्रिंगिंग है, वहां के एरिया में उसकी समझ है। तो सेम चीज यहाँ पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में है कि जो लोकल ऑफिशियल्स या लोकल एम्प्लॉयज को जब आप हायर करेंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दे आर नोन टू द मार्केट, उनको नॉलेज है उस मार्केट के बारे में, दे कैन मेक द डिसीजन, दे कैन मेक द स्ट्रैटेजी, and because of the market decisions are taken by the local officials, they are going to take the better option, better decision as comparison to you, because you are running the business according to your own home country. तो आपका थिंकिंग प्रोसेस उनके थिंकिंग प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलर होगा ही नहीं। तो लोकल ऑफिशियल्स जो है, इन शॉर्ट, दे आर एबल टू टेक द बेटर डिसीजन एज कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज बेसिकली टेक ओवर ऑल दीज, मतलब हु आर सुपरवाइजिंग द थिंग्स फ्रॉम द होम कंट्री। समझ में आया? अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है लोअर, ये कहते हैं लोअर कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल वाली चीजें खत्म हो जाएगी। जो सेंट्रिक कंट्रोल चल रही थी आपकी इथनोसेंट्रिक में, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। व्हाई? बिकॉज आपका ऑफिशियल, जो लोकल ऑफिशियल्स है, उनके पास ऑथोरिटी होगा डिसीजन लेने का, तो सेंट्रली आप हर डिसीजन में इन्वॉल्व आपकी होने की जरूरत आपको नहीं है। सो लोअर कंट्रोल होगा आपका हेडक्वार्टर का लोअर कंट्रोल होगा इन द होस्ट कंट्री मैनेजमेंट। होस्ट कंट्री मैनेजमेंट यानी जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनली, उसमें आपका कंट्रोल कम होगा, हेडक्वार्टर का कंट्रोल। समझ में आया? दिस पॉइंट क्लियर? अब पॉलीसेंट्रिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। टर्न ऑन योर कैमरा एवरी स्टूडेंट, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट। मुस्कान, आकांक्षा और बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो क्लास में, नहीं तो बाहर करूंगी मैं क्लास से। वैसे कितने लोग हैं जो मैकडोनल्ड गए? मैकडी गई है, मुस्कान भी मैकडी गई है, आकांक्षा मैकडी गई है, सुमन, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू ऑल बेसिकली वेंट टू द मैकडोनल्ड। सो लेट मी टेल यू, जो मैकडी जो आपकी कंपनी है ना, वो यूएस की है। पता है ये बात? 1995 में सबसे पहला उसका आउटलेट मुंबई में स्टार्ट हुआ था, मुंबई में खुला था सबसे पहला उसका आउटलेट। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं बताती हूँ कि जो मैकडोनल्ड है वो जो यूएस में काम करता है, वो पता है कैसे, कौन से बर्गर बेचता है? नॉनवेज बर्गर, सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज बर्गर है वहां पर। उनके पास बीफ बर्गर होता है, उनके पास पोक बर्गर होता है, ये सब बर्गर्स वो सेल करते हैं बेसिकली। आपके मैकडी कहां पर? यूएस में। लेकिन इंडिया में क्या कल्चर है? हम लोग ये सब चीजें नहीं खाते हैं, ऑब्वियसली, ट्रू। तो इंडिया के जब मैकडी इंडिया में आने वाली थी, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च किया, एंड व्हाट दे फाउंड कि इंडिया का जो ईटिंग हैबिट है, नॉनवेज खाते हैं, बट वो एक्सट्रीम लेवल के नॉनवेजेस को प्रेफर नहीं करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, जैसे यहाँ के लोग चिकन बर्गर खा लेंगे, एग बर्गर खा लेंगे, मटन बर्गर भी एक बार के लिए खा लेंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रेफर अदर टाइप ऑफ मीट्स। ट्रू? सही बात है। और उसके अलावा यहाँ पर वेजिटेरियंस के जो नंबर हैं, या जो नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल है, वो भी बहुत हाई है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो नॉनवेज खाते ही नहीं है, है ना? तो ऐसे लोग तो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे अगर मैकडी लॉन्च होता है नॉनवेज। इसीलिए दे स्टार्टेड सेलिंग मैकडी आलू टिक्की, जिसमें इनके पास वेज का भी ऑप्शन है और इनके पास नॉनवेज का भी ऑप्शन है। नॉनवेज में इनके पास बहुत ज्यादा वैरायटीज तो कुछ नहीं है, बस इनके पास चिकन एंड आपका एग बर्गर और मटन, ये सब बर्गर रहता है। तो आप ये देख सकते हैं ना कि जब वो इंडिया में वो कंपनी आई, वो जो आपकी QSR रेस्टोरेंट, QSR रेस्टोरेंट का मतलब था क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जब आई
तो उसने इंडिया के कल्चर को देखते हुए यहाँ पर चेंजेस और अडेप्टेशंस किए। सही बात है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। जब आप अपने कंट्री के हिसाब से नहीं, दूसरे होस्ट कंट्री के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनके डिमांड, उनके कल्चर और ये सब चीजों को देखते हुए जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, वहां के मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, तब आप पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से प्रोडक्ट को मतलब क्रिएट करके डिलीवर करते हो, प्रोवाइड करते हो। तो मैकडी जो है, दे आर बेसिकली स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया विथ सच काइंड ऑफ चेंजेस। समझ में आ गया? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच समझ में आया? दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्लियर हो गया? हाँ या ना? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आते हैं रीजियोसेंट्रिक पे। रीजियोसेंट्रिक, रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन REA वाला नहीं, REGION वाला। क्या होता है रीजन? क्षेत्र, एरिया। हाँ, एरिया, एरिया, क्षेत्र, इलाका, जो जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, उनका माइंडसेट ये होता है कि जो सिमिलर कंट्रीज हैं, दैट हैपेंस इन द सेम रीजन आर सिमिलर। अब ये कैसे लाइन बोली जा रही है? ठीक है, इस लाइन को लिख लेना। लेकिन जैसे इंडिया के आसपास कितने नेबर कंट्रीज हैं? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। अब इंडिया, अच्छा एक चीज, बच्चे आ रहे हैं, कैमरा ऑन करते हैं, फिर ऑफ कर लेते हैं, ये मत करो, बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। सारे बच्चों को कह रही हूं मैं, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करके बैठो, सुमन को छोड़ करके। अच्छा, इंडिया के आसपास की कंट्रीज के नाम बताओ मुझे, कौन बताएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो दीज आर द नेबर कंट्रीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद आपका भूटान, है ना। ये सारे के सारे आपके नेबर कंट्रीज हैं और एक एरिया में भी आते हैं, यानी कि एशिया, साउथ एशिया में ये सारे कंट्रीज आते हैं। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, पता है ना ये चीज? नहीं पता था, लेकिन सुन लो, साउथ एशिया का पार्ट है। तो मान लीजिए कि फेसेस कनाडा इज अ ब्रांड विच आर सेलिंग द कॉस्मेटिक्स आइटम, ट्रू? अभी कैनेडियन ब्रांड है मान लीजिए। अब इनको जब प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेंगे कि रीजन को देखेंगे, एक रीजन जहां पर एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज हैं, और वो ऐसा मानेंगे कि इन सारे कंट्री का कल्चर एक जैसा है। यानी कि अगर वो इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट को वो पाकिस्तान में, उसी प्रोडक्ट को वो श्रीलंका में, उसी प्रोडक्ट को वो म्यांमार में, उसी प्रोडक्ट को वो नेपाल में सेल करेंगे। तो दे आर नॉट बेस्ड ऑन द वन कंट्री, बट दे आर टोटली बेस्ड ऑन द रीजन। देयर assumption is कि एक रीजन में जितने भी कंट्री हैं, उन सब का डिमांड सिमिलर है। आई बात समझ में? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इसको लिखिए, इन दिस अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में लिखिए, इन दिस अप्रोच द मैनेजमेंट इज ऑफ द माइंडसेट, the management is of the mindset that similar countries that happens to exist in the same region are similar in identity. The similar country that happens to exist in the same region, एक क्षेत्र में, same region, are similar in the identity. समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? इंडिया का सिर्फ एग्जांपल ले लें हम। इंडिया का एग्जांपल देखो तो आज भी हमारा जो इंडिया है ना, वो दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, अगर सोचा जाए तो।
कैसा? नॉर्थ एंड साउथ, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब नॉर्थ में आता है। और जो भी कंट्री में, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट है, जैसे हल्दीराम है, सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम बीकानेर एंड इट स्टार्टेड सेलिंग द नॉर्थ इंडियन फूड, है ना। अब साउथ इंडिया में आपका आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे आपके साउथ इंडिया में। तो ऐसा लगता है ना कि साउथ इंडिया सब एक है, ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन अलग अलग स्टेट्स हैं। तो यही सोच उनकी भी होती है कि भाई एक रीजन में अगर ये सारे के सारे कंट्री हैं तो इन सब का डिमांड सिमिलर है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि ऐसा मैनेजमेंट को लगता है, द मैनेजमेंट ऑफ जो कंपनी है उनको ऐसा लगता है कि इनका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिमिलैरिटी है इन सारे कंट्रीज में, बल्कि ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रीज हैं, इनकी सिमिलर नीड होगी, इनका सिमिलर वांट है, सेम टाइप ऑफ कंज्यूमर होंगे, अफोर्डेबिलिटी भी सेम टाइप की होगी, और वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और इन सारे कंट्री में सेल कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट को चेंज करेंगे लेकिन एक रीजन के हिसाब से, ना कि कंट्री के हिसाब से। यानी 10 कंट्री अगर उस रीजन में, तो 10 कंट्री के लिए वो एक ही प्रोडक्ट बना देंगे। आ गई बात समझ में? अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो है लोअर कॉस्ट, क्योंकि एक रीजन में अगर 10-12 कंट्रीज है तो सबको सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप। सेकंड है कल्चर फिट, कल्चरल फिट भी इसका एक मेजर और बिगेस्ट एडवांटेजेस है कि ऐसा रीजियो सेंट्रिज्म वाले मैनेजर को लगता है कि हम कन्वीनियंटली आप सारे एम्प्लॉइज से, सारे कंट्रीज के एम्प्लॉइज से आप इजिली टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि उनको लगता है एक एरिया है तो एक एरिया को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। और कस्टमर जो सिमिलर, मतलब एक एरिया में, उनको लगता है कल्चर वगैरह भी एक है, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। कॉस्ट आपका बचता है, कम्युनिकेशन उनको इजी लगता है हर कंट्रीज के साथ। जैसे श्रीलंका में भी लोगों को हिंदी आती है, पता है ना ये चीज? पता है ये? श्रीलंकन्स आल्सो नोज हिंदी। पाकिस्तान में भी हिंदी आती है, नेपाल में भी लोगों को हिंदी आती है, बहुत लोगों को। तो भाई हिंदी बोला जा सकता है, इंग्लिश बोला जा सकता है, कम्युनिकेशन इज इजी। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? तो मैं बता दूं कि डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी भी कोई सिमिलर एक जैसी कंट्रीज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। आ रही है बात समझ में? सो ये चीज को इग्नोर किया जाता है, ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है कि लोग एक ही बोलते हैं, एक ही कल्चर में सबको सोचते हैं सारी कंट्रीज एक जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट द ट्रुथ। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है रीजनल ऑब्जेक्टिव में कि भाई आप क्या चाहते हैं इन पूरे रीजन से, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको एनालाइज करना मुश्किल है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। और कौन सी कंपनी यूज करती है रीजियो सेंट्रिक, बताऊं? सोचो कौन सी कंट्री रीजियो सेंट्रिक यूज करती है? कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला रीजियो सेंट्रिक अप्रोच यूज करती है। बता दूं आपको, इंडिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेम कोका कोला के पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट सेल होता है। हाँ, अभी मैंने देखा है कि पेप्सी लेकिन ये चीज को नहीं करती है। पेप्सी ये सेम अप्रोच को यूज नहीं करती, लेकिन कोका कोला करता है। वो कोका कोला का जो रेड कलर का आज भी वो जो लेबलिंग है वो आपको नजर आएगा। बांग्लादेश में भी वो सेम पैकेजिंग के साथ सेम प्रोडक्ट सेल करती है, पाकिस्तान में भी सेम और इंडिया में भी सेम। लेकिन पेप्सी ऐसा नहीं करती है। पेप्सी क्या करती है कि देखा होगा आप लोगों ने कि पेप्सी के बॉटल में कुछ दिन पहले क्रिकेटर्स वगैरह का भी फोटो आ रहा था, आईपीएल वगैरह को प्रमोट करती है जब वो, तो आता है ना। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर वाला लगा करके तो इंडिया में नहीं बेचेंगे ना, बॉटल बिकेगा क्या? और इंडियन क्रिकेटर्स को वहां सेल करोगे तो बिकेगा बॉटल? नहीं। तो वो पैकेजिंग उन्होंने वेरी डिफरेंट कर दिया था। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं कहा जा सकता, बट यस पैकेजिंग उन्होंने बदल दिया था। लेकिन कोका कोला जो है वो रीजियो सेंट्रिक अप्रोच यूज करता है। नेक्स्ट वन इज जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन ये क्या है? जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, तो जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में आपका जो मैनेजमेंट है उसका माइंडसेट ये होता है
कि पूरे वर्ल्ड को वो पोटेंशियल मार्केट मानती है। पूरे वर्ल्ड को पोटेंशियल मार्केट मानने का मतलब ये है कि उनको लगता है कि भाई आपके हर जगह पे कस्टमर है, इंडिया में है, नेपाल में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, अंटार्कटिका वगैरह में तो अभी लोग नहीं रहते हैं, नहीं तो वहां पर भी वो मानते हैं कि वहां पर भी आपके कस्टमर्स हैं। मतलब हर जगह उनका प्रोडक्ट सेल होगा, हर जगह उनके प्रोडक्ट से पैसे आएंगे सेल करके, वो ऐसा मानते हैं। और वो जो भी बनाएंगे ना, अगर जैसे इंडिया में ये जियो सेंट्रिक अप्रोच होगा तो इंडिया प्रोडक्ट डेवलप करेगा एक और उसको हर कंट्री में सेम सेल कर देगा। ये इथनोसेंट्रिक नहीं है। इथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो आप अपने होम कंट्री में बना रहे हो वही सेम सेल कर दो, ये नहीं है यहाँ जियोसेंट्रिक। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा लेकिन एक ही प्रोडक्ट जो डेवलप करोगे उसी प्रोडक्ट को हर कंट्री में डिलीवर कर दोगे, हर कंट्री में सेल कर दोगे, हर कंट्री में एक्सपोर्ट कर दोगे। आई बात समझ में? जियोसेंट्रिक समझ में आया? yes, क्या हो गया, नहीं समझ आया? मैम दोनों एक ही लिखो लिखो जियोसेंट्रिक लिखो, जियोसेंट्रिक लिखो। Geocentric orientation is a global orientation, a global orientation, global orientation। ये दोनों सेम नहीं है, मैं भी बताती हूँ कैसे। Geocentric orientation is a global orientation. The management with this mindset, sees the whole world as a potential market, ठीक है। अब इसका कैसे आप बोल रहे हो सिमिलर है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। देखो जैसे मान लो इथनोसेंट्रिक है, सेम प्रोडक्ट जो भी है वो आप जिस भी कंट्री में डील कर रहे हो, यानी अगर आप यूएस में डील कर रहे हो तो सेम प्रोडक्ट सेल कर दोगे, अगर आप कनाडा में डील कर रहे हो सेम प्रोडक्ट, अगर आप चाइना में डील कर रहे हो सेम प्रोडक्ट, पाकिस्तान में डील कर रहे हो सेम प्रोडक्ट सप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में? ये होता है इथनोसेंट्रिक, जो अपने कंट्री में बनाएंगे वही दूसरे कंट्री में भी बेचेंगे, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक जस्ट अपोजिट है कि अगर यूएस के लिए यूएस में प्रोडक्ट सेल करना है तो यूएस के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया में सेल करना है तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, यानी हर कंट्री को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देंगे क्योंकि कल्चरली वो अलग अलग होते हैं। ये होता है पॉलीसेंट्रिक। ये समझ में आया? पॉलीसेंट्रिक क्लियर हुआ? अब जो आप कह रहे हो नेक्स्ट है रीजियोसेंट्रिक। एक रीजन में, यानी कि अगर ये कंट्री है और इस रीजन में आपके मान लीजिए इतने सारे, एक रीजन में आपके मान लीजिए कि 12 कंट्रीज हैं, तो इस पूरे कंट्री को हम एक ही प्रोडक्ट डिजाइन करके प्रोवाइड कर देंगे। जो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिया के लिए बनाया, वही प्रोडक्ट बाकी कंट्रीज में भी सेल कर देंगे। ये होता है रीजियोसेंट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक का। तो जियोसेंट्रिक में एक प्रोडक्ट डेवलप करोगे, यहां पर बात नहीं हो रही कि जो बना रहे हो वही सेल कर रहे हो, यहां एक प्रोडक्ट डेवलप करोगे और इसी एक डेवलप्ड प्रोडक्ट को हर कंट्री में सप्लाई कर दोगे। जिस जिस कंट्री में डील करते हो, आप चाइना में डील करते हो, नेपाल में डील करते हो, श्रीलंका में डील करते हो, या फिर यूएस में डील करते हो, या फिर आप लंदन में डील करते हो, हर जगह सेम प्रोडक्ट सेल करोगे। एक प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, एक प्रोडक्ट बनाओगे और उस प्रोडक्ट को हर कंट्री में सेल कर दोगे। ये वर्ल्ड ओरिएंटेड अप्रोच है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? मतलब सारे कंट्री के नीड के हिसाब से मतलब एक प्रोडक्ट बनाएंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। बिल्कुल, सारे कंट्री का नीड को सिमिलर नीड मानते हुए, सिमिलर वांट मानते हुए एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे और एक ही प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में, जिस भी कंट्री में, मतलब अगर आप 20 कंट्रीज के साथ डील करो, आप 20 कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट सेल करोगे। लेकिन वो प्रोडक्ट आप अपने होम कंट्री में बना रहे हो अपने लिए, वो जरूरी नहीं है। वो आप अपने लिए नहीं बनाओगे, वो दूसरे ही कंट्री के लिए आप बनाओगे और दूसरे कंट्री में सब कंट्री को उसी एक प्रोडक्ट से को एक्सपोर्ट कर दोगे। अब क्लियर हुआ?
समझ में आ गया? ठीक है, चलो ओके। एडवांटेजेस क्या है जियो सेंट्रिक का? तो एडवांटेजेस यही है कि आपका यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर ये 4 कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है तो 16 कंट्री में तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा प्रोडक्ट, तो लॉस के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे। विन विन सिचुएशन यानी कि आपका जो हर एक अगर हर एक लेवल से देखा जाए तो मैंने वही बोला ना कि 4-5 कंट्री में नहीं भी पसंद किया जा रहा तो कम से कम 15-16 कंट्रीज में पसंद भी किया जा रहा है आपके प्रोडक्ट को, राइट? तो यू विल ऑलवेज इन द विन विन सिचुएशन। अब ये चीज है कि अगर आप जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन करते हो तो कुछ कंट्रीज हो सकता है आगे चल करके आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, आपके बिजनेस से दूर हो जाएगी या फिर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दैट इज अ सिचुएशन वेयर आपका कुछ मतलब कंट्री के टर्म में आप कह सकते हो कि आपकी कुछ लॉस हो सकते हैं, क्योंकि कंट्रीज के हर एक कंट्री का कल्चर वेरी करता है ना? एक प्रोडक्ट हर एक जगह काम कर जाएगा जरूरी नहीं है। देयर आर सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। क्लियर हो गया? समझ में आया? ईपीआरजी फ्रेमवर्क, ईपीआरजी फ्रेमवर्क क्लियर हो गया ना? अब एक्सपोर्ट पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपोर्ट? कौन बताएगा क्या होता है एक्सपोर्ट? क्या होता है एक्सपोर्ट? मैम दूसरे कंट्री से कुछ लाना, कोई भी प्रोडक्ट। आयात निर्यात, ये जो दो टर्म्स हैं आप लोगों ने सुना होगा। चीजें भेजना उसको मैं एक्सपोर्ट कहते हैं। आयात और निर्यात दो टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है? आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। जब हम अपने से कुछ भेजना मैम, बिल्कुल, जब हम अपने देश में कुछ भी बनाते हैं, जैसे मान लो ये मेरा पार्ले का कंपनी का बॉटल है, ये बेली, अब ये हमने बनाया और इस पानी के बॉटल को हमने यूएस में सप्लाई कर दिया। वहां के कंट्री एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो यहाँ कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होगा, कोई वहां की कंपनी होगी जो इस प्रोडक्ट का डिमांड करेगी और आप इस प्रोडक्ट को उनको सप्लाई करोगे, ठीक है? अब वो वहां के लोकल मार्केट में अपने इस प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस है सेंडिंग और कैरिंग ऑफ द गुड्स अब्रॉड, ठीक है? स्पेशली फॉर ट्रेड एंड सेल्स। जब ट्रेड एंड सेल्स के लिए हम कोई सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, तो दैट इज एक्सपोर्टिंग, दैट इज एक्सपोर्टिंग, दैट इज अ प्रोसेस, राइट? और एक्सपोर्टिंग जो है वो सबसे आसान तरीका है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का। दैट इज द चीपेस्ट एंड दैट इज द बेस्ट टेक्निक टू एंटर इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है? तो लिख लीजिए एक्सपोर्टिंग क्या होता है, लिखिए एक्सपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, exporting is the process of sending or carrying of the goods abroad, especially for trade and sales, especially for trade and sales, ठीक है? तो एक्सपोर्टिंग जो है सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आपके फॉरेन मार्केट में एंटर करने का। अगर मैं तुम लोग को एक्सपोर्टिंग के बारे में बताऊं, सो इट इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर इंडिया। 14th सेंचुरी से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। और तुम लोग को पता होगा कि इंडिया में स्पाइसेस कितने ज्यादा फेमस रहे शुरू से, मसाले, है ना? जो आज आप खारी बावली का नाम सुनते हो, जो आपके दिल्ली के सदर बाजार चांदनी चौक के पास है, वो एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है, पता है ये बात? तो स्पाइसेस जो थी वो इंडिया से आउटसाइड यूरोपियन कंट्रीज में जाया करती थी, आपके यूएस में भी जाया करती थी। उस समय तो आपका वो स्टेट्स थे, उस समय भी वो जाया करती थी, ठीक है? तो सोवियत यूनियन वगैरह। तो
एक्सपोर्टिंग जो है वो इंडिया में हमेशा से होता आया है और इंपोर्ट भी हुआ है, जो भी मशीनरीज हो गया, टेक्नोलॉजी हुआ, इंपोर्ट भी होता है। तो एक्सपोर्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है, व्हाट आर द वेज और टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टिंग। अच्छा, इससे पहले मैं आप कैन बी पॉसिबल बाय 2 वेज। एक है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और एक है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आप मॉडिफाइड फॉर्म में भेज रहे हो फॉरेन कंट्री को थ्रू द अनदर डोमेस्टिक कंपनी। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी हूं ABCD, मान लीजिए कंपनी हूं मैं ABCD। अब ABCD जो कंपनी है मेरी, वो सिर्फ इंडिया में डील करती है, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब ये इंडिया में डील कर रही है तो मैं तो भाई अपना आराम से इंडियन मार्केट को कवर कर रही हूँ। अब ABCD बोल रहा है कि मुझे ना दूसरे कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बट ABCD ने क्या किया इसके लिए, ये चला गया XYZ, एक एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराएगी दूसरे कंट्री में, तो एक्सपोर्टिंग कंपनी है। तो ABCD चला गया भाई XYZ के पास कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करो, मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करो, पहुंचाओ। तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। जब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डायरेक्ट इंडल्ज नहीं है एक्सपोर्ट करने में, बल्कि वो किसी मीडिएटर को यूज कर रही है एक्सपोर्ट कराने में अपने प्रोडक्ट को, सो इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। Indirect exporting is exporting the products either in the original form or in the modified form to the foreign country through another domestic company. समझ में आया? यानी XYZ भी इंडियन कंपनी है, ABCD भी इंडियन कंपनी है, लेकिन ये जो ABCD जो मेरी कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी, वो XYZ के थ्रू एक्सपोर्ट करवाने का काम करा रही है, तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। समझ में आया? समझ में आया? अब इसका एक एग्जांपल और समझो कि मुस्कान जो है, मान लीजिए कि वो नोट्स बनाया मुस्कान ने। अब मुस्कान बोल रही है कि मुझे नोट्स जो है वो अपने दूसरे बैच को भी भिजवाना है। तो अब मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान ने आकांक्षा को बोला कि आकांक्षा ये जो नोट्स है ये तुम दूसरे भी अपने क्लास में या दूसरे क्लास में भी दूसरे बैच में भी बंटवा दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। तो यहाँ पर मुस्कान आकांक्षा दे बोथ आर in the same class, but basically she is taking the help of Akanksha for distributing it to the another class, right? So this is known as the indirect exporting. Clear हो गया? जहां मुस्कान डायरेक्टली इंडल्ज नहीं है अपने नोट्स पहुंचवाने में। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा एग्जांपल लिख मत देना, समझाने के लिए बस बताया मैंने। क्लियर हो गया? तो इसमें 2 कंपनी टाई अप करती होगी ना? हाँ, 2 कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जैसे ABCD ने XYZ के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप क्या करो, आप अपना मतलब ये सारा प्रोडक्ट, और ABCD चाहे तो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस भी ला सकती है, क्योंकि अब उसको पता है कि ये सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वाले हैं, तो एक्सपोर्ट कराने के लिए वो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती है, सेम प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करा सकती है, और वो ABCD पे है। XYZ जो है वो सर्विस दे रहा है कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करा दूंगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट की कंपनी है, एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? क्लियर? समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे हिमालयन पब्लिशिंग हाउस के बारे में सुना है? बहुत सारी किताब में लिखा होता है हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। तो हिमालयन पब्लिशिंग जो हाउस है वो क्या करती है, अपने वेरियस जो पब्लिशर हैं इन इंडिया, इंक्लूडिंग द हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, जितने भी आपके पब्लिश कराने वाली कंपनीज है, किताब पब्लिश कराती है, वो क्या करती है, वो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो इंडिया में हैं उनको अपनी बुक सेल कर देती है, और वो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, उस किताब को एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्री को। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। समझ में आया? चलिए, अब नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की सेलिंग आप करोगे फॉरेन कंट्री में, वो डायरेक्टली अपने थ्रू करोगे, यानी जो ABCD है ही इज नॉट गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ XYZ। अब ABCD डायरेक्टली करेगा एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री में, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है।
अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में डाउट तो नहीं होगा। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है व्हेन द सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन कंट्री डायरेक्टली थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, यानी कि एबीसीडी जो है अपने ही कंपनी के थ्रू जब एक्सपोर्ट का काम कराएगी दूसरे कंट्री के लिए तो वो डायरेक्ट है, लेकिन जब वो दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करेगी, एग्रीमेंट करेगी या फिर कमीशन बेस्ड सर्विस देगी, सर्विस लेगी, सॉरी, यानी कि आपने एक्सपोर्ट कंपनी को मतलब उस सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए जो पैसे दोगे आप 10,000 रुपए दे दिया 10,000 यूनिट के लिए, और आपने क्या बोला कि अब आप एक्सपोर्ट कर दो, तो जब आप दूसरे कंपनी का हेल्प लेते हो, दूसरे कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का हेल्प लोगे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग without taking any help of the mediators or any other domestic बोल सकते हैं company, then that is direct exporting. Clear? Okay, anyone have any doubt in any of the point? Anyone have any doubt in any of the point? Next class में करेंगे